प्रिय विद्यार्थियों, मैं के शर्मा श्री बालाजी शिक्षण संस्थान नागरदास फतेहपुर से। इस कोरोना महामारी के चलते आप लोगों की रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए आपके विद्यालय ने आपको ये ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको आज अपना जो चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो वेटेज है वो 3 नंबर का है। ठोस अवस्था के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, द्रव्य या पदार्थ। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसका एक निश्चित मास होता है, उसे हम द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहते हैं। वहाँ हमने पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं पढ़ी थी। पहली ठोस यानी सॉलिड, दूसरी द्रव यानी लिक्विड, और तीसरी गैस। इन तीनों भौतिक अवस्थाओं के बारे में हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था। तो एक बार थोड़ा सा इनको यहाँ वापस देखते हैं। ठोस अवस्था कौन सी होती है? किसी पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन व आकार दोनों ही निश्चित अगर हों तो वो पदार्थ ठोस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका आकार और आयतन आज जितना है कल भी उतना ही रहेगा, परसों भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब समय के साथ इसका आकार और आयतन परिवर्तित नहीं होंगे। ये एक ठोस अवस्था है। दूसरा जो भौतिक अवस्था है वो है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव अवस्था का आकार अनिश्चित होता है। जैसे अगर हम मार्केट से एक पानी की बोतल खरीदते हैं तो उस पानी की बोतल में लिखा होता है उसका आयतन 1 लीटर, लेकिन उस पानी का जो आकार है वो उस बोतल के आकार के जैसा है। अगर हम बोतल को खोल करके उस पानी को किसी बर्तन में डाल दें तब भी पानी का आयतन तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार जो है वो बोतल के जैसा नहीं रहेगा, अब वो उस बर्तन के जैसा हो जाएगा। इसका मतलब पानी का आयतन तो निश्चित रहा, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहा, लेकिन उसका आकार जब वो बोतल में था तो बोतल के जैसा था, जब उसको आपने बर्तन में डाल दिया तो उस बर्तन के जैसा हो गया, मतलब उसका आकार अनिश्चित है। तीसरी भौतिक अवस्था होती है गैस। तो गैस का आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे हम घर में एलपीजी का सिलेंडर यूज करते हैं, उस एलपीजी के सिलेंडर में होती तो गैस है, लेकिन उस गैस का आयतन उस सिलेंडर पे नहीं लिखा होता, उस गैस का द्रव्यमान लिखा होता है। नोटिस करना आप कभी 14.5 किलोग्राम। जब सिलेंडर भरा होता है तब उसमें जो गैस है उसका आयतन सिलेंडर के आयतन के बराबर है, उसका आकार सिलेंडर के आयतन के बराबर है। जब हम उस गैस को यूज कर लेते हैं, सिलेंडर खाली हो जाता है, उसमें थोड़ी सी गैस बच जाती है, तब भी उस गैस का आयतन सिलेंडर के आयतन के बराबर है, उस गैस का आकार सिलेंडर के आकार के बराबर है। लेकिन यानी कि गैस जो है उसका आयतन और आकार उस पात्र के अनुसार ही होता है जिस पात्र में वो खुद होती है, उसका खुद का कोई निश्चित आयतन या आकार नहीं होता। तो इस प्रकार ये पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जिनमें से तीनों हो गई आपकी ठोस, द्रव और गैस।
तो ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ ठोस अवस्था के बारे में है, तो हम यहां सिर्फ ठोस अवस्था की ही बात करेंगे। तो ठोस, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ठोस क्या है? वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो लिखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ कि वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब किसी ठोस पदार्थ में कुछ गुण होते हैं, तो हम बात करते हैं ठोस के गुणों के बारे में कि कोई पदार्थ यदि ठोस अवस्था में है तो उसमें क्या क्या गुण होंगे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि यह पदार्थ ठोस है। तो ठोस पदार्थ का जो सबसे पहला गुण है वो तो उसकी परिभाषा में हमने लिख दिया कि इसका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित। तो पहला गुण हुआ कि ठोस का आयतन व आकार ये दोनों ही निश्चित होते हैं, जैसा कि परिभाषा में पढ़ा। दूसरे गुण की यदि बात करें, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। कैसे? कि मान लो किसी ठोस पदार्थ के ये अवयवी कण हैं, तो ये अवयवी कण एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे, एक दूसरे से प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े होंगे। अब यहां दो वर्ड निकल के आते हैं, एक तो अवयवी कण और एक अंतराण्विक आकर्षण बल। तो पहले तो अपन आप पॉइंट लिखते हैं कि ठोस के अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। दो वर्ड, अवयवी कण क्या होते हैं और अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है। अवयवी कण किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बनता है उसे ही हम अवयवी कण कहते हैं। ये अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, यदि कोई पदार्थ सिर्फ परमाणुओं से ही मिलकर बना हो, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सिर्फ कार्बन परमाणु से मिलकर के बने हैं, तो उसका अवयवी कण परमाणु होगा। अवयवी कण अणु हो सकता है, जैसे जल है, बर्फ है, उसमें H2O के मॉलिक्यूल हैं, अणु है, तो वो अणुओं से मिलकर बना है, इसलिए उसका अवयवी कण अणु हो गया। इसके अलावा अवयवी कण आयन हो सकता है, जैसे नमक है, नमक में Na+ और Cl- ये आयन होते हैं, तो नमक के जो अवयवी कण है वो आयन है। तो हम बार बार इन तीनों वर्ड को लिखने के बजाय इनकी जगह एक ही वर्ड यूज कर लेते हैं, अवयवी कण। तो अवयवी कण का मतलब होता है जिन कणों से मिलकर के वो पदार्थ बना है, वो कण परमाणु हो सकता है, वो कण अणु हो सकता है, वो कण आयन हो सकता है। दूसरा वर्ड अपना आता है प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक का मतलब क्या होता है? अंतर यानी बीच में, आणविक यानी अणुओं के, इसका मतलब अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? अंतराण्विक आकर्षण बल। तो जो ठोस है उसके जो अवयवी कण हैं उनके बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो सबसे प्रबल होता है द्रव और गैस की तुलना में। तो ये ठोस का दूसरा गुण हुआ कि उसके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हम इसी दूसरे पॉइंट से निकालेंगे। देखो,
अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, यानी कि अवयवी कण बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है। तो अगर ये पास है तो इनके बीच में जो खाली जगह है वो बहुत ही कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कांच के जार में अगर हम कंचे डाल दें खूब सारे अच्छे से, तो वो कंचे बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उस पात्र के अंदर मिट्टी या पानी जैसे छोटे पार्टिकल्स डाल सकते हैं। इसका मतलब उन कंचों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, उसी स्पेस को हम कहते हैं अंतराकाशीय रिक्तियां। तो जो ठोस के अवयवी कण हैं वो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़ते हैं, इसलिए अवयवी कण एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन कणों के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान रह जाता है। इसका मतलब वो रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो हम तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि ठोस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान, जिसे हम बोलेंगे अंतराकाशीय रिक्तियां, न्यूनतम होता है। तो ठोस के अवयवी कणों के मध्य जो अंतराकाशीय रिक्तियां हैं, जो रिक्त स्थान है, वो बहुत ही कम होता है। इतना कम स्थान होने का मतलब ये हुआ कि ठोस के कण एक दूसरे से बिल्कुल पास पास है। अगर अवयवी कण बिल्कुल पास पास है तो हम मारवाड़ी में कह सकते हैं कि मुस्सेड़ा मुस्सेड़ा है। जैसे अगर हम जयपुर जाएं, किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में जाएं, तो वहाँ की जो लोकल बसें होती हैं वहाँ सवारियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस देते, भाई जी थोड़ा सा हटीना है, थोड़ा सा हटीना है, थोड़ी सी आगे जगह है, गैलरी में जगह है। तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है बस में कि पैसेंजर एक दूसरे से बिल्कुल सट के खड़े होते हैं। उस स्थिति में बस चाहे कैसे भी चलती हो, कोई पैसेंजर गिरता नहीं है, कोई पैसेंजर आगे से पीछे नहीं जा सकता, पीछे से आगे नहीं जा सकता, इतना पास पास पैसेंजर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी बस में, छोटी सी बस में बहुत सारे लोगों को भर दिया गया, बहुत सारा द्रव्यमान भर दिया गया। तो हमने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन बहुत कम है बस का और उसमें सवारियों का वेट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब घनत्व क्या है? ज़्यादा है। तो ठोस में भी क्योंकि अवयवी कण एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए ठोस का घनत्व अधिकतम होता है बाकी दोनों भौतिक अवस्थाओं से। तो ठोस जो है उसका घनत्व गैस और द्रव दोनों से ज्यादा होता है। लेकिन यहां एक अपवाद है, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जो बर्फ होती है, आइस, बर्फ ठोस अवस्था है, इसका घनत्व, अगर यहां हम बात करें कि ठोस का घनत्व अधिकतम होता है, तो इस हिसाब से बर्फ का यानी कि आइस का जो घनत्व है वो पानी से यानी कि वाटर से यानी कि लिक्विड फॉर्म से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ज्यादा ना होकर के एक्चुअल में कम होता है। इसका कारण हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि बर्फ जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण चतुष्फलकीय रिक्तियां बन जाती हैं। उन चतुष्फलकीय रिक्तियों के कारण बर्फ का आयतन थोड़ा बढ़ जाता है। इसको आप नॉर्मली आप अपने घर पर भी देख सकते हो कि जब हम गर्मियों में रात को किसी बर्तन में पानी भर करके फ्रीजर में रखते हैं, तो जितना बर्तन में पानी का लेवल होता है, दूसरे दिन सुबह जब उसमें बर्फ जम जाती है तो बर्फ जमने के बाद पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा है। इसका मतलब हमने उसमें पानी तो ऐड नहीं किया, इसका मतलब उसका आयतन थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। तो देखो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आयतन बढ़ चुका है, द्रव्यमान उतना ही है। तो देखो अगर आयतन बढ़ा है तो आयतन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। तो इसलिए बर्फ जो है उसका घनत्व पानी से कम होता है। एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है। इसके अलावा बाकी सभी पदार्थों की ठोस अवस्थाओं का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। पांचवा पॉइंट अगर हम बात करें कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि बस में कैसे भीड़ को भर देते हैं, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे पैसेंजर भर दिए जाते हैं। वो पैसेंजर ना तो आगे जा पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं, लेकिन जब बस चलती है तो अपनी जगह तो हिलते ही हैं। तो वैसे ही ठोस के जो कण हैं वो स्वतंत्र गति नहीं कर सकते। मतलब इस मार्कर का कोई अवयवी कण, यहाँ वाला अवयवी कण चल करके यहाँ नहीं जा सकता, वो चल करके इससे बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जहाँ वो है वहाँ वो
कंपन या दोलन कर सकता है। हालांकि वो पार्टिकल इतना छोटा है कि उसका कंपन या दोलन हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो स्वतंत्र गति नहीं कर सकता, वो अपनी माध्य स्थिति पर कंपन या दोलन कर सकता है। तो इसका जो ठोस का अगला गुण जो है वो ये है कि ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण स्वतंत्र गति नहीं कर सकते, लेकिन अपनी माध्य स्थिति पर कंपन या दोलन कर सकते। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठोस जो है वो असंपीड्य होते हैं। इस मार्कर को आप कितना भी दबाओ इसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा। तो ये असंपीड्य पदार्थ है, मतलब इसको दबा करके इसका आयतन कम नहीं किया जा सकता। जैसे नॉर्मली हम गैस का आयतन कम कर सकते हैं, हमारे सिलेंडर में जो एलपीजी गैस भरी होती है उसको कंप्रेस करके और थोड़े से आयतन में या छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस भर दी जाती है, लेकिन ठोस के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके अवयवी कण पहले से ही बिल्कुल पास पास है। अब उन्हें दबा करके और ज़्यादा पास में नहीं लाया जा सकता। तो इसका जो अगला गुण है वो ये है कि ठोस असंपीड्य होते हैं। लास्ट गुण की अगर हम बात करें, देखो कोई भी पदार्थ ठोस कब तक है, जैसे बर्फ की बात करें तो बर्फ ठोस तभी है जब वो फ्रीज में रखी है, यानी कि बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री है और फ्रीज का गलनांक जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम है। इसका मतलब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में तब तक ही रहता है जब तक निकाय का ताप उसके गलनांक बिंदु से क्या हो, कम हो। अगर हम उसी बर्फ को फ्रीज में से बाहर निकाल लें तो बाहर का टेम्परेचर उसके गलनांक से ज्यादा है, तब वो ठोस अवस्था में नहीं रहेगा, वो पिघल जाएगा, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठोस का गलनांक निकाय के ताप से अधिक होता है। मतलब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में तभी रह सकता है जब उसके गलनांक का मान उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसका जो सिस्टम है, उसके टेम्परेचर से क्या हो, ज्यादा हो। इसीलिए फ्रीज में तो बर्फ ठोस अवस्था में रहती है क्योंकि फ्रीज का टेम्परेचर कम है और बर्फ का जो गलनांक है वो उससे ज्यादा है, 0 डिग्री। लेकिन अगर उसी बर्फ को अगर हम बाहर निकाल लें तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और बर्फ का गलनांक 0 डिग्री रहता है, बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री 30 डिग्री इतना हो जाता है, इसलिए वो बर्फ पिघल जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ गुण हैं ठोस के बारे में। तो एक बार रिवाइज करें कि ठोस तो पदार्थ की वो अवस्था जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित होंगे उसे ठोस कहेंगे। और ये ठोस के गुण हैं कि ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है, ठोस के अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, ठोस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान यानी कि अंतराकाशीय रिक्तियां न्यूनतम होती है, बहुत कम जगह उनके बीच में होती है, ठोस का घनत्व अधिकतम होता है। और ये अपवाद है, ये हमेशा याद रखें कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कि ठोस के अवयवी कण स्वतंत्र गति नहीं कर सकते लेकिन अपनी माध्य स्थिति पर कंपन या दोलन कर सकते हैं। और छठा पॉइंट कि ठोस असंपीड्य होते हैं। और आखिरी पॉइंट कि ठोस का गलनांक निकाय के ताप से अधिक होता है। तो ये ठोस के कुछ गुण हैं। अब हम बात करेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस के प्रकारों के बारे में। तो देखो ठोस 2 तरह के होते हैं। पहले क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस 2 प्रकार के ठोस होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनमें अवयवी कण
त्रिविम में यानी कि तीनों दिशाओं में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। इसका एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब आप प्रार्थना सभा में आप जब खड़े होते हैं तो आपके खड़े होने का एक निश्चित पैटर्न होता है। ये पहली क्लास की लाइन है, ये दूसरी क्लास की लाइन है, ये तीसरी क्लास की लाइन है, ऐसे कैसे करते करते 12th क्लास तक आपकी सारी लाइनें अरेंज होती हैं। वहाँ आप सब एक निश्चित क्रम में खड़े होते हैं। लेकिन जब लंच होता है तो लंच में सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। उस स्थिति में आपके कोई पैटर्न नहीं होता, कोई बच्चा किधर जा रहा है, कोई बच्चा किधर जा रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवीकरण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, कुछ इस तरह से एक फिक्स पैटर्न में। इस तरह से एक निश्चित क्रम है अवयवीकरणों के व्यवस्थित होने का सभी दिशाओं में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरण अव्यवस्थित होते हैं। किसी भी दिशा से आप देखेंगे तो हर दिशा से अव्यवस्था ही मिलेगी, इर्रेगुलर, इस तरह से। तो अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस वो होंगे कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इसके बारे में अपन लिखते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस इससे जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। उनमें अवयवीकरण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लिखेंगे कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते। इसके साथ हम इन दोनों में अंतर भी कर सकते हैं। तो पहला अंतर तो इनकी परिभाषा या डेफिनेशन से ही हो गया कि ठोस वो ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, एक फिक्स पैटर्न में वो अरेंज होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, इर्रेगुलरली वो अरेंज होते। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस जो है इनका गलनांक निश्चित होता है, गलनांक निश्चित। अब यहां बात यह आती है कि इनका गलनांक निश्चित क्यों हुआ। इनका गलनांक निश्चित इसलिए है क्योंकि इनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है। मतलब इन अवयवी कणों के बीच की जो दूरी है वो सभी दिशाओं में एक समान है। आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे, इधर से देखो, इधर से देखो, कहीं से भी देखो, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो हर जगह एक जैसा है। तो जब आप इसे गर्म करोगे तो एक निश्चित ताप पर ये सभी आकर्षण बल एक साथ टूट जाएंगे और टूटते ही वो पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। एक निश्चित ताप पर सारे आकर्षण बल एक साथ टूटेंगे, ठोस अवस्था किस में बदल जाएगी, डायरेक्ट द्रव अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बर्फ को, अगर हम 0 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करना शुरू करें तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ के जो अणु हैं वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा, टूटता जाएगा और बर्फ सीधा किसमें बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। तो बर्फ एक क्रिस्टलीय ठोस हो सकता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं है। तो कहीं तो अवयवी कण पास होंगे, कहीं अवयवी कण दूर होंगे। तो जब हम उनको गर्म करेंगे
तो कुछ आकर्षण बल पहले नष्ट हो जाएंगे, कुछ आकर्षण बल बाद में नष्ट होंगे। इसका मतलब पदार्थ सीधा ठोस से द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, इसका मतलब उसका कोई गलनांक निश्चित नहीं होगा। तो इनका गलनांक अनिश्चित होता है। इस चीज को हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं जिसको हम कहते हैं शीतलन वक्र। जैसे मानो कि हम बर्फ को पिघलाना शुरू करते हैं, मान लो यहां पर टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं और इधर हम टाइम ले रहे हैं। 10 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ है जमी हुई ठोस अवस्था में, उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर जो है वो लिक्विड लेते हैं। 25 डिग्री टेम्परेचर पर हमने पानी लिया, 25 डिग्री टेम्परेचर पर पानी लेते हैं और उस पानी को हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर पानी का टेम्परेचर समय के साथ कम होता जाएगा और जब टेम्परेचर 0 डिग्री पर आएगा तो हम सब जानते हैं कि 0 डिग्री पर पानी बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितने समय तक पूरा पानी बर्फ में नहीं बदलेगा उतने समय तक टेम्परेचर कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी यानी कि बर्फ का जो गलनांक है वो निश्चित है, तो उस निश्चित गलनांक पर यानी कि उसके हिमांक पर पानी जमता रहेगा और जब पूरा पानी बर्फ में बदल जाएगा उसके बाद बर्फ का टेम्परेचर वापस कम हो जाएगा। तो देखो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। ए से बी तक केवल द्रव अवस्था थी, सी से डी के बीच में बर्फ यानी कि सिर्फ ठोस अवस्था है और बी से सी के बीच में द्रव और ठोस दोनों एक दूसरे के साथ साम्य में है। तो यहां हमने पानी को ठंडा किया, तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, ये शीतलन वक्र देखो कंटिन्यूअस नहीं है, नॉन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये शीतलन वक्र कैसा है? असतत है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। उसका कारण भी यही है कि उनका गलनांक निश्चित होता है और आप जानते हो कि किस पदार्थ का जितना गलनांक होता है वही उसका हिमांक भी होता है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलती है, तो उसका गलनांक और हिमांक एक ही होता है। तो यहाँ हम उसको ठंडा कर रहे हैं, हम पानी को ठंडा करके बर्फ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हम उसको गलनांक ना कह के हिमांक कह सकते हैं, लेकिन वो है तो 0 डिग्री ही। तो 0 डिग्री पर जब तक पूरा पानी बर्फ में नहीं बदलता तब तक बर्फ का टेम्परेचर कम नहीं होगा, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो नॉन कंटिन्यूस आएगा, असतत आएगा। लेकिन अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्योंकि उनका गलनांक निश्चित नहीं है इसलिए उनका हिमांक भी निश्चित नहीं है। जैसे अगर हम कांच को पिघलाएं और लिक्विड फॉर्म में बदलें और फिर हम कांच को ठंडा करना शुरू करें, तो कांच को ठंडा करने के साथ हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर टाइम के साथ कम होता जाएगा ग्राफ कंटिन्यूसली नीचे आता जाएगा। मतलब कांच की द्रव अवस्था अचानक से ठोस अवस्था में नहीं बदलेगी। कांच बिल्कुल लिक्विड है, फिर थोड़ा गाढ़ा द्रव बनेगा, फिर मुलायम कांच बनेगा और फिर एकदम कठोर कांच बन जाएगा। तो किसी भी टेम्परेचर पर जैसे यहाँ द्रव और ठोस दोनों अवस्थाएं साम्य में है, वैसी साम्य अवस्था यहाँ प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब कांच का कोई निश्चित हिमांक नहीं होता, कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, इसलिए कांच का जो शीतलन वक्र है वो सतत आएगा, कंटिन्यूस आएगा। तो इसका मतलब इसका पॉइंट हम ऐसे लिखेंगे कि इनके जो शीतलन वक्र होते हैं वो सतत होते हैं। चौथे पॉइंट की बात हम करें कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। विषम देशिकता, विषम देशिकता क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। विषम देशिकता का गुण किसे कहते हैं? देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है, हमने स्टार्टिंग में बात की कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवीकरण है वो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है। तो अवयवीकरण मान लीजिए इस तरह से व्यवस्थित है।
अब विषमदेशिकता क्या होती है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें अवयवी कण व्यवस्थित तो हैं, लेकिन ये व्यवस्था अलग अलग दिशाओं में अलग अलग है। अगर हम यहाँ से देखें तो देखो, बड़ा वाला कण अगर धनायन को दर्शाए और छोटे वाला कण अगर ऋणायन को दर्शाए तो देखो पहले धनायन आता है, फिर ऋणायन आता है, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, इस तरह से पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में चले तो देखो एक जैसे पार्टिकल आएंगे, इस डायरेक्शन में चले तो एक जैसे पार्टिकल आएंगे। तो अगर इस पदार्थ में से सूर्य का प्रकाश गुजरता हो तो अगर पहले प्रकाश मान लो यहाँ से गुजरे तो देखो वो दोनों तरह के कणों में से गुजर रहा है, धनायन और ऋणायन दोनों में से, तो यहाँ उसका अपवर्तनांक कुछ अलग आएगा। अगर वही सूर्य का प्रकाश यहाँ से गुजरे तो देखो एक जैसे कणों में से गुजर रहा है, यहाँ उसका अपवर्तनांक अलग आएगा। और अगर यहाँ से प्रकाश गुजरे तो यहाँ से उसका अपवर्तनांक का मान अलग अलग आएगा, यहाँ से अलग आएगा, यहाँ से अलग आएगा, यहाँ से अलग आएगा, क्योंकि तीनों स्थितियों में प्रकाश अलग अलग तरह से गुजर रहा है। यहाँ एक बार बड़े में से फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। यहाँ देखो सिर्फ बड़े ही पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ सिर्फ छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो इसलिए हर दिशा से जो अपवर्तनांक है उसका मान अलग अलग आएगा। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं? विषम देशिकता। विषम यानी अलग अलग, देशिकता मतलब दिशात्मक गुण। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित तो होते हैं, लेकिन उनकी ये व्यवस्था अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। इसलिए अलग अलग दिशाओं से जब उनके हम भौतिक गुण मापते हैं, जैसे अपवर्तनांक है, यांत्रिक सामर्थ्य है, तापीय चालकता है, उनके मान अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आते हैं। उसी गुण को हम क्या कहते हैं? विषम देशिकता कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में विषम देशिकता की बजाय समदेशिकता का गुण पाया जाता है। समदेशिकता। अक्रिस्टलीय ठोस हमने पढ़ा कि उनमें अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, वो अव्यवस्थित होते हैं कुछ इस तरह से। और ये अव्यवस्था सभी दिशाओं में अव्यवस्था ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी मेले में घुस जाओ कहीं से भी, उस मेले में आपको हर तरफ से एक जैसी भीड़ ही मिलनी है। तो इसमें अगर प्रकाश इधर से आता है तो भी वही बात है, इधर से आता है तो भी वही बात है, इधर से आता है तो भी वही बात है। प्रकाश किसी भी दिशा से आए उसको अवयवी कण अव्यवस्थित ही मिलेंगे। इसलिए सभी दिशाओं से प्रकाश का जो अपवर्तनांक होगा वो एक जैसा ही आएगा। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है। तो हम कहेंगे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, यानी कि अव्यवस्थित होते हैं। और ये अव्यवस्था सभी दिशाओं में एक जैसी होती है। तो इधर से आएंगे तो भी वही अव्यवस्था, इधर से आए तो भी वही अव्यवस्था, इधर से आए तो भी वही अव्यवस्था। इसलिए जो भौतिक गुण होंगे वो सभी दिशाओं से एक जैसे प्राप्त होंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं समदेशिकता। सम यानी समान, देशिकता मतलब दिशात्मक गुण, कि किसी भी दिशा से आए तो गुण एकदम समान प्राप्त होंगे। यहाँ एक छोटा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का विषम देशिकता में, कि हमने ये तो पढ़ा कि सभी क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिकता का गुण दर्शाते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद है घनीय क्रिस्टल, जो हम आगे पढ़ेंगे। घनीय क्रिस्टल जितने भी होते हैं उनमें विषम देशिकता की बजाय समदेशिकता का गुण पाया जाता है। इसका कारण है देखो, घनीय। घनीय मतलब घन। तो हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम एक घन बनाएं तो उस घन में सभी भुजाएं बराबर हैं। अब इस घन में जो अवयवी कण हैं उनको हम रख दें तो ये एक घनीय क्रिस्टल है। अब इस घनीय क्रिस्टल में इन दोनों अवयवी कणों के मध्य की दूरी और इनके बीच का एंगल बराबर है। हम ये भी जानते हैं कि घन के सभी कोणे 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोने 90 डिग्री कोण पर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। तो किसी भी दिशा से जाएंगे एक जैसी ही व्यवस्था प्राप्त होगी। तो केवल घनीय क्रिस्टल ऐसा है जिसमें विषम देशिकता की बजाय समदेशिकता का गुण पाया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी ऐसे क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार बताओ जिसमें विषम देशिकता के बजाय समदेशिकता का गुण पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घनीय क्रिस्टल एकमात्र ऐसा क्रिस्टल है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हुए भी विषम देशिकता की बजाय समदेशिकता का गुण दर्शाता है।
अगला पॉइंट हम देखते हैं विदलन का गुण। अगर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को तेज औजार वाले चाकू से या किसी वस्तु से काटा जाए तो उसकी दोनों सतह बिल्कुल सपाट या स्मूथ प्राप्त होती हैं। उसका भी एक सिंपल सा कारण है कि देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है। मान लो यहां हम चक्कू रखें और यहां से काटना शुरू करें तो देखो बिल्कुल सीधा कटेगा, ये पार्टिकल इधर जाएंगे, ये पार्टिकल इधर जाएंगे, तो दोनों टुकड़ों की सतह बिल्कुल सपाट, चिकनी, स्मूथ प्राप्त होगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटा जाए तो प्राप्त दोनों टुकड़ों की सतह बिल्कुल सपाट होती है, यानी कि इनमें विदलन का गुण समांगी होता है। समान रूप से क्लीवेज हो जाता है, समान रूप से क्रिस्टल दो एक जैसी सतहों में बट जाता है। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस में देखो अवयवी कण जो है वो अव्यवस्थित है। एक बार फिर से बना देते हैं। तो जैसे यहां से हमने चक्कू से काटना शुरू किया तो ये पार्टिकल जैसे आएगा तो पार्टिकल कभी नहीं कटेगा, थोड़ा सा इधर से जाएगा, फिर यहां पार्टिकल आएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर मान लो आगे कोई फिर पार्टिकल आया, फिर इधर से जाएगा। तो ऐसे करते करते सतह देखो बिल्कुल सपाट नहीं होगी, सतह टेढ़ी मेढ़ी खुरदरी प्राप्त होगी। तो इसका मतलब इसका जो विदलन का गुण है, इसमें जो क्लीवेज होगा वो असमांगी या विषमांगी होगा। तो अगला अंतर दोनों में यह हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त दोनों टुकड़ों की सतह बिल्कुल सपाट होगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतह खुरदरी होगी, रफ होगी। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो दीर्घ परास कोटि के होते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं, दीर्घ परास कोटि। देखो, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, परास का मतलब होता है एरिया, और कोटि का मतलब होता है ऑर्डर या क्रम। मान लो ये पूरा बोर्ड एक क्रिस्टलीय ठोस है, तो इस बोर्ड में अवयवी कणों की जो व्यवस्था यहां होगी वही व्यवस्था यहां होगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है कि वो ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, तो वो निश्चितता यहां भी वही है। जिस तरह से यहां पार्टिकल अवयवी कण अरेंज है उसी तरह से यहां अरेंज है, उसी तरह से यहां है, उसी तरह से यहां है, उसी तरह से यहां है। मतलब पूरे क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था हर जगह पर एक जैसी है। तो इसका मतलब दीर्घ यानी कि बड़े, परास यानी एरिया, कोटि यानी ऑर्डर, यानी कि एक बड़े एरिया में अवयवी कणों का जो क्रम है, कोटि है, वो एक जैसी है। जैसे अवयवी कण यहां व्यवस्थित है वैसे ही यहां है, वैसे ही यहां है, पूरे बोर्ड पर एक जैसे ही तरीके से व्यवस्थित है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अव्यवस्थित हैं, तो इसका मतलब ये दीर्घ ना होकर के लघु परास कोटि का होगा। अगर हम इस बोर्ड को अब अक्रिस्टलीय ठोस मान लें तो अवयवी कणों की जो व्यवस्था यहां है वो सिर्फ यहीं होगी, वो यहां नहीं होगी, यहां अलग 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 होगी। छोटे छोटे एरिया में अवयवी कणों की व्यवस्था बट जाएगी, वो हर एरिया में अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं लघु परास कोटि के। अभी तक हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अंतर किए वो ये हैं कि पहला कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, यानी कि अव्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों के जो शीतलन वक्र हैं वो असतत होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र सतत होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, और अपवाद ध्यान रखना है कि घनीय क्रिस्टल में विषम देशिकता का गुण नहीं पाया जाता। अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन समांगी होता है, मतलब तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त दोनों टुकड़ों की सतह सपाट होती है, समान होती है, चिकनी होती है। इसमें विदलन का गुण विषमांगी होता है, यानी इसमें अगर अक्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से काटा जाए तो उसके दोनों सतह जो हैं वो खुरदरी प्राप्त होंगी। ये दीर्घ परास कोटि के हैं, यानी कि पूरे क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था एक जैसी होगी। ये लघु परास कोटि के हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें अलग अलग जगहों पर अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं
कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके गलन की एंथैल्पी, गलन की एंथैल्पी निश्चित होती है। तो इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी पहले गलन की एंथैल्पी के बारे में। गलन की एंथैल्पी क्या होती है? गलन का मतलब होता है गलना, यानी कि पिघलना। तो जब किसी पदार्थ की 1 मोल मात्रा को हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट करते हैं तो उस दौरान जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है उसके गलन की एंथैल्पी पर मोल, 1 मोल के लिए। तो किसी 1 मोल ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो ऊष्मा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो गलन की एंथैल्पी कहलाती है। अब क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था एक जैसी है, पूरे क्रिस्टल में अवयवी कण एक जैसे हैं, तो अगर हम उस पूरे क्रिस्टल के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों की अलग अलग गलन की एंथैल्पी ज्ञात करें तो सबकी एक जैसी आएगी, क्योंकि सब में अवयवी कणों की व्यवस्था एक जैसी है, सब में अवयवी कणों के बीच का आकर्षण एक जैसा है, सबका गलनांक निश्चित है। लेकिन अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो इनके गलन की एंथैल्पी निश्चित नहीं होती, इनके गलन की एंथैल्पी अनिश्चित होती है, क्योंकि इनमें अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो किसी टुकड़े की गलन की एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा आएगी, किसी की थोड़ी कम आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 आइस क्यूब लेते हैं, बर्फ के 10 टुकड़े लेते हैं और उनके गलन की एंथैल्पी ज्ञात करते हो तो उन 10 के 10 टुकड़ों के गलन की एंथैल्पी एक जैसी आएगी सबकी। लेकिन अगर हम 10 कांच के टुकड़े लेते हैं तो क्योंकि 10 कांच के टुकड़ों के अंदर हर टुकड़े में अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग है, तो उनमें हर टुकड़े की गलन की एंथैल्पी अलग अलग आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको ही वास्तविक ठोस कहा जाता है, इनको वास्तविक ठोस, और इनको कहा जाता है आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव। है तो दोनों ही ठोस, लेकिन इसको वास्तविक ठोस कहते हैं कि भाई ये वास्तव में ठोस है। ये वास्तव में ठोस इसलिए है क्योंकि इसके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है और इसका निश्चित गलनांक है। इन 2 गुणों की वजह से क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस। कि एक्चुअल में ठोस है कि इनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है और इनके जो गलनांक है वो निश्चित है, इसलिए ये वास्तविक ठोस है। इनको हम आभासी ठोस कहते हैं। आभासी मतलब सिर्फ दिखावे के, एक्चुअल में ठोस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं है, यानी कि अव्यवस्थित है। जिस तरह से किसी द्रव अवस्था में अवयवी कण निश्चित नहीं होते, वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, उसी प्रकार इनमें भी वही स्थिति है। तो इसलिए इनको अतिशीतित द्रव कहा जाता है कि ऐसे द्रव जिन्हें इतना ज्यादा ठंडा किया गया कि वो द्रव से किसमें बदल गए? ठोस में बदल गए। तो इसलिए इनको अतिशीतित द्रव कहते हैं या आभासी ठोस कहते हैं। ये वास्तविक ठोस नहीं है। यहां एक क्वेश्चन बनता है इस वर्ड पर, अतिशीतित द्रव। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीतित द्रव, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का, कि कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण कांच के जो अवयवी कण हैं वो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं है, वो उसी प्रकार अव्यवस्थित है जिस तरह से द्रव होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना डिफरेंस है वो ये है कि देखो, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है, इसलिए इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाएगा, बहने का गुण नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस कभी बहता नहीं है। बहने का मतलब ये नहीं कि मैं इस मार्कर को यहां से फेंक दूं दूसरी जगह चले, वो तो लुढ़कना या फिसलना हो गया। बहने का मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ की एक सतह उसकी दूसरी सतह पर खिसकती है तब वो स्थिति बहना कहलाती है। जैसे पानी या कोई भी लिक्विड बहता है तो उसकी एक लेयर पर दूसरी लेयर मूव करती है, तो ऐसा गुण इनमें नहीं पाया जाता क्योंकि ये वास्तविक ठोस है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों को हमने क्या कहा है? अतिशीतित द्रव, यानी कि ये द्रव है। हालांकि ये इतने ठंडे हैं कि जम चुके हैं, लेकिन फिर भी द्रव तो है,
तो इसलिए द्रव में तो बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इनमें बहने का गुण होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो पुराने गढ़ या हवेलियां हैं जो 400-500 साल पुराने हैं, अगर उनकी खिड़कियों के कांच को अगर हम किसी छोटे स्केल पर उनकी मोटाई, उनकी थिकनेस को मापेंगे तो उनकी मोटाई नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा होगी और ऊपर से थोड़ी सी कम होगी। उसका कारण ये है कि इतने सैकड़ों सालों में धीरे 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 कुछ पार्टिकल जो है वो बहकर के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहाँ आ गए, थोड़ा नीचे आ गए। तो नीचे का कांच थोड़ा सा मोटा होगा और ऊपर से कांच थोड़ा सा पतला होगा। हालांकि ये बहुत ही कम स्केल पर होगा, अपने बाल से भी, बाल की जो मोटाई है उसके लेवल का मान लो आप, छोटी इकाई में, लेकिन फिर भी वो होगा डिफरेंस। तो वो डिफरेंस होना ये सिद्ध करता है कि उसमें बहने का गुण पाया जाता है। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर दोनों में कुछ अंतर हैं। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रेफाइट है, हीरा है, बर्फ है, नमक है, और भी बहुत सारे जो हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में खूब सारे पढ़ेंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, और एक याद रखना, अगर कोई भी पॉलीमर आता है, बहुलक अगर कोई भी आता है एग्जाम में, तो याद रखना वो हमेशा अक्रिस्टलीय ठोस वाली कैटेगरी में ही डालना है। पॉलीमर जितने भी होते हैं, बहुलक जितने भी होते हैं, वो सब अक्रिस्टलीय होते हैं। तो ये आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस डेफिनेशन, वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस परिभाषा का है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, मतलब अव्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, अलग अलग दिशाओं से भौतिक गुण अलग अलग प्राप्त होते हैं, लेकिन अपवाद ध्यान रखेंगे कि घनीय क्रिस्टल में विषम देशिकता की बजाय समदेशिकता का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता का गुण पाया जाता है, सभी दिशाओं से भौतिक गुण एक जैसे प्राप्त होंगे। क्रिस्टलीय ठोस में विदलन समांगी, यानी कि जब उसे किसी तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो प्राप्त दोनों टुकड़ों की सतह बिल्कुल सपाट या चिकनी होगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण विषमांगी, जब उसे आप काटोगे किसी तेज धार वाले औजार से तो उसकी सतह खुरदरी होगी। जैसे अगर आप कांच को काटो तो कांच को काटने के बाद वो खुरदरा होता है। ये बात अगर अलग है कि फायर पॉलिशिंग से उसको चिकना कर देते हैं, जो 11th में आपको बताई थी फायर पॉलिशिंग। फिर ये दीर्घ परासकोटि के होते हैं, पूरे क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था हर जगह पर एक जैसी होती है। ये लघु परासकोटि के होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है छोटे छोटे एरिया में अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। इसके गलन की एंथैल्पी निश्चित होती है, ठीक है, यानी कि 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस को पिघलाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो निश्चित होती है, जबकि इसके लिए गलन की एंथैल्पी निश्चित नहीं होती। हर टुकड़े के गलन की एंथैल्पी अलग अलग आएगी क्योंकि सब में अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग होगी। ये वास्तविक ठोस हैं क्योंकि ये अवयवी कण इनके निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है और उनका गलनांक निश्चित है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है, क्यों? तो उसका कारण ये है कि इसके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हैं और इनका गलनांक निश्चित है, इस वजह से क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। जबकि ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, यानी कि इन्हें अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? तो इन्हें अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं कि इनके अवयवी कण जो हैं वो द्रव की ही भांति क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, अतिशीतित द्रव कह देते हैं। इसके बाद इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। इनमें बहने का गुण पाया जाता है लेकिन बहुत ही मंद गति से, बहुत स्लो, कई 100 साल लग जाएंगे बहने में एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर। एग्जाम्पल ग्रेफाइट है, हीरा है, बर्फ है, नमक है, जितनी भी धातुएं हैं वो हैं, आयनिक यौगिक जितने भी वो हैं, जो सहसंयोजक यौगिक हैं वो सारे आ जाएंगे, वो आगे हम डिफाइन करेंगे उनको। इसमें आपके कांच है, रबर है, प्लास्टिक है और जितने भी पॉलीमर आ जाएंगे वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। इन दोनों में एक क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये
कि क्या क्वार्ट्ज को कांच में बदला जा सकता है। देखिए, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस ही है, यानी कि इसी कैटेगरी में आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज अगर आपने कहीं देखा हो, क्वार्ट्ज दिखने में बिल्कुल कांच जैसा होता है, लेकिन क्वार्ट्ज की एक विशेषता ये होती है कि क्वार्ट्ज प्रत्यास्थ होता है, लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ। जब आप उस पर किसी कांच के कंचे को जितनी स्पीड से फेंक के मारोगे उतनी स्पीड से वो वापस लौट करके आएगा। मोस्टली अगर आप किसी शिवालय में जाओ तो अगर उस शिवालय में जो शिवलिंग है वो कांच का है तो वो एक्चुअल में कांच का नहीं है, वो क्वार्ट्ज का बना होगा। कुछ शिवालय आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां शिवलिंग जो है वो क्वार्ट्ज का बना होता है। क्वार्ट्ज जो है उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो भी सिलिकेट का है, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड है। कांच जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सिलिकॉन ऑक्साइड का है। दोनों के जो मोलिकुलर फॉर्मूले हैं वो सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। क्वार्ट्ज जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड के जो मोलिक्यूल है वो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है, लेकिन कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका मतलब इसमें वो मोलिक्यूल त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं है। तो अगर हम क्वार्ट्ज को पिघला दें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो जाहिर सी बात है जब आप इसको ठोस से द्रव अवस्था में बदलोगे तो सारे अवयवी कण अव्यवस्थित हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। अगर हम उसे धीरे धीरे ठंडा करें तब तो सारे मॉलिक्यूल वापस अरेंज हो जाएंगे, तब तो क्वार्ट्ज ठोस अवस्था में वापस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम पिघले हुए क्वार्ट्ज को अचानक से ठंडा कर दें, अचानक से ठंडा करने के कारण क्या होगा कि टेम्परेचर अचानक से कम होगा। तो टेम्परेचर अचानक से कम होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे और वो अव्यवस्थित ही रह जाएंगे। इसको आप एकदम सिंपल तरीके से समझ लो कि आप क्वार्ट्ज के पार्टिकल्स हो, आप लंच में घूम रहे हो, आपके प्रिंसिपल आया और अचानक से बोल दिया कि जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह जाए, तो आप जहां थे वहीं खड़े रह गए, जम गए आप, लेकिन आप व्यवस्थित नहीं हो। अब आप क्या हो? अव्यवस्थित हो। तो यदि क्वार्ट्ज को पिघला करके अचानक से ठंडा कर दिया जाए तब क्वार्ट्ज किस में बदल सकता है? कांच में बदल सकता है। यानी कि यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस को पिघला करके अचानक से ठंडा किया जाए तो उसके अवयवी कणों को इतना मोमेंटम नहीं मिल पाता कि वो वापस व्यवस्थित हो, वो अव्यवस्थित ही रह जाते हैं। उस स्थिति में वो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में बदल जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस को पिघला करके अचानक से ठंडा किया जाए तो वो अक्रिस्टलीय ठोस में बदल जाता है। और इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब क्वार्ट्ज को पिघला करके अचानक से ठंडा करते हैं तो वो कांच में बदल जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को वापस से व्यवस्थित होने का समय नहीं मिल पाता।